तकरीबन हम राज्य व्यवस्था देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए देखते हैं जो विभिन्न एक्ट हैं उसमें क्या क्या हुआ उसको देखते हैं, और जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनता है तो उसी को हम देखेंगे टू द पॉइंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। तो ये हुआ क्यों? भ्रष्टाचार और जो कुप्रशासन फैला था तो उसी को दूर करने के उद्देश्य से ये ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें हुआ क्या कि मद्रास, बम्बई और बंगाल का जो गवर्नर था ये जो तीनों जगह का जो गवर्नर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। मतलब ये जो तीनों के हैं तो ये तीनों किसके अधीन हो गए? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था और यही इसके अधीन ये तीनों हो गए। तो प्रश्न बनता है कि कौन कौन अधीन हुआ था? तो मद्रास, बम्बई और बंगाल के अधीन हुआ था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो प्रश्न पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये 1774 में। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई और नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। और इसमें व्यापार में हस्तक्षेप की नीति हुई कि अब व्यापार में ज़्यादा कंपनी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य था वो एक दूसरे से अलग किया गया। व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य था उनको अलग किया गया। 1786 का जो अधिनियम था इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त हुआ। और 1813 वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और चाय चीनी को छोड़कर, चाय चीनी अभी है, अभी 1833 वाले में चाय चीनी भी हट जाएगा। इसी में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करना इसमें ये प्राविधान हुआ। और 1833 में क्या हुआ कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए। जो चाय चीनी बचा था वो भी, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्राविधान हुआ। इसमें व्यापार बिल्कुल तरीके से हस्तक्षेप हो गया कि अब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित हुआ और सर्वप्रथम जो विधि सदस्य बने थे वो मैकाले थे। 1853 का देखेंगे तो इसमें नियंत्रण बोर्ड और उसके जो पदाधिकारी का वेतन है तो वो निश्चित हो गया। निश्चित क्या हुआ कि ये सरकार द्वारा होगा, इनका जो वेतन हुए वो सरकार द्वारा, और धन कौन देगी? ये कंपनी देगी। और इसमें डायरेक्टर जो होते हैं उनकी संख्या अभी तक 24 थी तो अब ये 18 कर दिया गया। और इसमें जो 6 थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 1858 का अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो था वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, पहला विद्रोह जो हुआ तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश के हाथों चला गया है। अभी जब तक जो कंपनी में थी, जो कंपनी पर एकाधिकार था तो वो ख़त्म होके अब ब्रिटिश के एकाधिकार में आ गया है। ये 1857 की क्रांति का ही प्रभाव है। अब भारत राज्य सचिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव के को प्रदत्त किया गया। ये सब देखिए चेंजेस हो रहे हैं। अब भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या हो गया? वायसराय। अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, अभी तक अप्रत्यक्ष था, ऑर्डर देता था, अभी वो प्रत्यक्ष रूप में देखेगा। अब ब्रिटिश ताज के शासनाधिकार अधिनियम है तो इसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दे दी जाती है। याद रखिए ये वायसराय अध्यादेश जारी करेंगे, राष्ट्रपति नहीं। इसकी अवधि क्या है? 6 माह। ये प्रश्न बना है कथन कारण में। अब परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और विभागीय प्रणाली के जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और मद्रास तथा बम्बई को पुनः अधिकार प्रदान किया गया। जो अधिकार छीन लिए गए थे वो पुनः दिए गए। अपने लिए कानून बनाने का संशोधन भी लाया गया। 1892 में सबसे ज़्यादा इसमें याद रखिए कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का इसमें अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। सार्वजनिक हित के मामले में विधान परिषद के सदस्यों को 6 दिन की
6 दिन के पहले प्रश्न पूछना है तो 6 दिन के पहले सूचना देना होता था। असीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, तो पूछा गया है निर्वाचन पद्धति कब शुरू हुई, तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 में इसको पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि ये अलग निर्वाचन की व्यवस्था, इसीलिए इसको कहा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसी से हुई। फूट की नीति यहीं से शुरू हुई है। और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार, यहाँ अभी तक मत देने का अधिकार नहीं था। बजट पर मत देने का अधिकार कब हुआ, 1909 में। अब बजट की बात 1892 में हुई, इसको याद रखिए। 1909 के बारे में देखिए कि कथन क्या, इसको गांधी जी ने क्या कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। और रेंजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा कि ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है इसको याद रखिए कि कौन क्या कहा है। भारत शासन अधिनियम 1919 में इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। याद रखिए ये प्रांतों की बात हो रही है, केंद्र में 1935 में होगा। अभी प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, अभी प्रांतों में द्वैध शासन 1935 में समाप्त होकर केंद्र में शुरू होगा। उत्तरदायी शासन शब्द इसी में स्पष्ट रूप से वो प्रयोग किया गया, तो ये आया है पेपर में। आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में बटा है, और इसको अधिनियम का आधार क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यही रिपोर्ट लगाते हैं तो इसी के नाम पे रखा गया है। 1935 का अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की बुक पहला चैप्टर है ये तो ऐसे टू द पॉइंट दिया है कि जो परीक्षाओं में अभी तक जिससे प्रश्न बन चुके हैं। गठन संघीय लोक सेवा आयोग इसमें हुआ, और जो यूपीएससी है, यूपीपीएससी जो राज्य है तो इसी में हुआ है, जो गठन राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका गठन 1935 के अधिनियम द्वारा ही हुआ है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू हुआ, अभी बताए हैं। स्वायत्तता प्रांतों को दी गई, स्वशासन की बात इसी में की गई है, प्रांतों को दोहरे शासन के आधार पर किया गया है उसी में। अब देखिए भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, अध्यादेश जारी करने को भी गवर्नर को दिया गया। किसको, गवर्नर को, भी तक वायसराय था। विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मताधिकार मतदाता मंडलों का। आधार स्रोत क्या था कि भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक अगर पूछा जाए कि किसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे उस पे संविधान में है तो 1935 का ही है। द्विसंधि केंद्रीय विधानमंडल। शक्तियों का विभाजन क्या था, केंद्र और प्रांत दोनों में। फेडरल न्यायालय 1937 में इसका गठन हुआ। और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार, दासता का आज्ञा पत्र, ये सब कथन कहे गए हैं। और इसे अनुदेश प्रपत्र भी कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है भारत के संविधान में। वर्ष 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसे समावेश किया गया है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला है, याद रखिए, 1916 वाला नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 अस्वीकृत किया गया है, तो पूछा जाता है कि किसमें अस्वीकृत किया गया है, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। अब देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, तो इसमें अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई है, और दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया है। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। भारत का राज्य सचिव का जो पद था वो समाप्त हो गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। अभी जो पीईटी का पेपर था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 के में हुआ है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त हुई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई, 1892 में।
बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? 1937 में, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत शासन जो अधिनियम 1919 को मांटेगू चिल्स-फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, और लॉर्ड मिंटो 1909 वाला जाना जाता है। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 के द्वारा हुई है अधिनियम के। और संविधान सभा की सर्वप्रथम किसने मांग किया? स्वराज पार्टी ने किया है मई 1934 में। और सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार कौन दिया? एम.एन. राय ने 1934 में। अब पहली बार संविधान सभा की मांग कब हुई? तो 1934 में भी ये मिल चुका है। और भारतीय जो संविधान सभा है वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हुआ था। अब देखिए संविधान सभा में जो प्रश्न अभी तक बन चुके हैं और जो बनने की संभावना है। पहला याद रखिए कि इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। और प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा। जब स्थायी पूछेगा जस्ट 2 दिन बाद बने हैं 11 तारीख को, तो राजेंद्र प्रसाद। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान अंगीकृत अधिनियमित पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। पूछा जाता है कि किस मिशन के अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब देखिए प्रारूप समिति। अब देखिए अध्यक्ष सहित देखेंगे तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। अगर नियम और प्रक्रिया और संचालन की बात होगी तो याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हैं, तो इसको याद रखिए प्रक्रिया और संचालन का। संघ की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल, ये ऐसे ही आपको याद रहेगा लंबे समय तक। सरदार पटेल। प्रांत की बात होगी तो सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, ये तीनों के कौन थे? तो सरदार पटेल। अब देखिए संविधान सभा का जो चुनाव का परिणाम है तो इसमें पूछा जाता है कि कौन कितनी सीट पाया है। तो 296 सीट थी, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, और जो छोटे दल के नेता, जो छोटा दल था, छोटे छोटे थे, उनको 15 मिली। अब प्रारूप समिति से प्रश्न हर बार बनते हैं, इसको ध्यान से देखिए। किसने किसकी जगह लिया इसको भी आपको याद होना चाहिए। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। तो 29 अगस्त को खेल दिवस होता है ना, तो उसको याद कर लीजिए। और कुल सदस्य संख्या 7 होते। अध्यक्ष समेत पूछा जाएगा तब 7, और अध्यक्ष को छोड़कर पूछा जाएगा तो 6, इसको याद रखिए। अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सदस्य कौन थे? N. गोपालास्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान। तो B.L. मित्र की जगह N. माधव राव आ गए थे, और D.P. खेतान की जगह है T.T. कृष्णामाचारी। इन लोगों का निधन या पद छोड़े हैं, तो कौन किसकी जगह आया है, तो इसको याद रखिए। B.L. मित्र इनकी जगह रिप्लेस कौन हुआ है? N. माधव राव, और D.P. खेतान की जगह कृष्णामाचारी। अब देखिए कि अगर हम कहें कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर को जो 1946 को हुए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसने पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा लागू हुई 26 जनवरी 1950 को। कुल कितने सदस्य थे? 389। अब संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित होते थे तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होता था। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इसमें याद रखिए कि अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इसको किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कथन है।
तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, अभी देख चुके हैं, 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लूसेंट वगैरह में इसमें जेबी कृपलानी दे दिया है, तो जेबी कृपलानी नहीं होंगे, इसको याद रखिए। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके सदस्य के रूप में भी जेबी कृपलानी का कहीं नाम नहीं है, इसको याद रखिए। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको ध्यान से रखिए कि देखिए, अगर वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको याद रखिए। बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड कैनिंग। अगर भारत के प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय अगर लग जाए गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहाँ देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम यहाँ भी लिखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम यहाँ भी, तो यहाँ याद रखिए ये भारतीय की बात हो रही है। जब भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। अब समझ में आया। तो देखिए संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। अभी जो हम देखे हैं उसी का एक समरी दिया है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 देख लिए हैं। अस्थायी अध्यक्ष मतलब पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग थे तो इन्हों को बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं जस्ट 2 दिन बाद। संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान सभा में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन चली थी। कुल व्यय कितना हुआ था, तो कुल व्यय कितना हुआ था, 36,96,729, कितना हो, सॉरी 63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3 हुआ है। और संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया या अधिकृत किया गया या तो 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब देखिए अंतरिम सरकार, जवाहरलाल नेहरू ये विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामला इनके पास था। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। लियाकत अली वित्त और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि। आसफ अली रेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह रक्षा। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य विभाग इनके पास था। अब देखिए संविधान के स्रोत हम जगह जगह से उधार लिए हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से हम उधार लेके अपना संविधान बनाए हैं। तो चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ले लिया, उद्देशिका का प्रस्ताव, उस उद्देशिका का जो विचार है, हम भारत के लोग प्रस्तावना जो है उसका विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। न्याय, और याद रखिए कि न्याय की बात होगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इस ऐसे याद रहेगा लंबे समय तक। अगर न्यायपालिका की बात होगी, न्यायिक पुनरावलोकन की बात होगी, महाभियोग की बात होगी, तो वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उपराष्ट्रपति का पद अमूल अधिक न्याय और अधिकार की जहाँ बात होगी तो वहाँ आंख बंद करके संयुक्त राज्य अमेरिका लगा दीजिएगा। कनाडा से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी। इसको हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। आयरलैंड से, इसको याद रखिए, DPSP हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है उसको हमने लिया है आयरलैंड से। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। वो ब्रिटेन से हम संसदीय कार्य प्रणाली की बात होगी तो वो ब्रिटेन से हमने लिया है, इसको याद रखिए। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, इसको देखिए। एकल नागरिकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्विसदनीय व्यवस्था जो है, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार जो होता है, ये सब हमने ब्रिटेन से ले लिया है।
देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ले लिया है, तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है उसको, तो इसको याद रखिए कि अगर हमको कोई चीज़ संशोधन फ्री में हो जाए तो बड़ा लाभ होगा। तो ऐसे याद रखिए कि फ्री संशोधन हो गया, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा और संशोधन हो गया, तो ऐसे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। थोड़ा बहुत ट्रिक भी सोच लिया, और ट्रिक कहीं से होती नहीं, ट्रिक अपने दिमाग से खुद बनाई जाती है, जो खुद बनाएंगे उसको लंबे समय तक याद होगा, नहीं तो पता चला कि ट्रिक याद करने में भी टाइम जा रहा है। सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम रूस से क्या लेंगे, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के जो न्याय हैं, हमने कहाँ से लिया है, तो रूस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, संयुक्त बैठक, उद्देशिका की क्या कहते हैं, विचार बात किया जाए तो वो हमने ले लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जो भाषा है हम भारत के लोग, उसको हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य लिया है, और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, इसको याद रखिए, समवर्ती सूची कहाँ से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो संविधान है, और भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कनाडा के संविधान से। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये यूएसए का है। सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान पूछा जाए तो हमारे भारत का है। अब देखिए उद्देशिका प्रस्तुत कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। इसको कब अंगीकार किया गया, मतलब माना गया, 22 जनवरी 1947 को। दोनों डेट याद रखिए। मूल तत्व इसमें क्या थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इसके मूल तंत्र थे। इसको याद रखिए, क्रम भी लगाने को आता है। समता क्या थी, प्रतिष्ठा और अवसर की इसमें समानता थी। न्याय की 3 प्रकार की न्याय हमारी प्रस्तावना में बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, इसको क्रम से ही याद करिए। पहले हम विचार करेंगे, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, उसके बाद धर्म, उसके बाद विश्वास, उसके बाद उपासना। अब देखिए कि समाजवादी और अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये जो है ये 42वां जो अमेंडमेंट था 1976 में ये तीनों शब्द को शामिल किया गया। ये पहले से नहीं आया था, तो पूछा जाता है कि कौन कौन सा शब्द हमने 42वां संविधान संशोधन लिया है, तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान का भाग किसने माना है और किसने नहीं माना है, तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में, ये अभी 2020 में ये शायद मरे हुए हैं केशवानंद, और इसने माना कि हाँ संविधान का भाग है प्रस्तावना। अब बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में भी माना है कि संविधान का भाग है, तो ये पूछा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम माना है कि नहीं। और बेरुवाड़ीवाद 1960 में जो हुआ तो उसमें ये नहीं माना कि ये संविधान का भाग है, कहा कि संविधान का भाग उद्देशिका नहीं है। संविधान की आत्मा पूछा जाए तो उद्देशिका, संविधान की आत्मा पूछा जाए तो उद्देशिका। और B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को अनुच्छेद 32 को माना है। इसको याद रखिए कि अगर संविधान की आत्मा पूछे तो उद्देशिका, अगर B.R. अम्बेडकर का नाम लेके पूछे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसको माने हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा, तो के मुंशी ने कहा। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। अब देखिए हम प्रस्तावना देख लें। अगर प्रस्तावना आप अच्छे से पढ़ लें और याद भी होना चाहिए, प्रस्तावना गर्व की बात है, हमारा संविधान है, यही हमको एक तरीके से जागरूक तक करता है। और हर किसी को चाहे कंपटीशन की तैयारी करे या ना करे, उसको संविधान पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, मतलब सारी शक्ति किस में है, हम में है, मतलब जनता में है। भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कैसा न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए प्रस्तावना पढ़ने से क्वेश्चन आपका खुद ही बन जाएगा। स्वतंत्रता कैसी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की हमको स्वतंत्रता चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो, हमको अवसर मिले और हमारी प्रतिष्ठा हो, और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो पूछा जाए कि संविधान को अंगीकृत या आत्मार्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब हम देख लेते हैं जो अनुसूचियां हैं और उनके विषय। इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा, हर परीक्षा में बनता है। पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो 28 राज्य हैं और उनका जो क्षेत्र है तो उसकी चर्चा कब की गई है, तो पहली अनुसूची में की गई है। दूसरे में क्या है कि राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन। तीसरे में क्या है, शपथ। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि दूसरे में शपथ है कि तीसरे में। तो याद रखिए कि पहले हम पैसा पा जाएंगे, वेतन पा जाएंगे, तब तो हमारा दिमाग कुछ काम करेगा, तो उसके बाद हम शपथ की बात करेंगे। तो ऐसे याद रखिए कि पहले वेतन तब शपथ। तो चौथी में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और इसमें याद रखिए कि जो दूसरी अनुसूची है इसमें प्रधानमंत्री का वेतन नहीं है। जो तीसरी है जिसमें शपथ, इसमें राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता। याद रखिए कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन शपथ नहीं लेता, तो राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता। अब चौथी में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजातियों के एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई। छठी में क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो ये जो 4 राज्य हैं इसको याद कैसे करेंगे, AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे याद करिए AMTM। 7वीं में क्या है, संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसकी बात की गई है। 7वीं में जो संघ, देखिए संघ सूची में केंद्र का विषय रहता है, केंद्र की शक्ति इसमें है। राज्य सूची में, राज्य की समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों का विचार होता है। और इसमें अगर दोनों लड़ जाएंगे तो केंद्र का जो विचार होगा वही माना जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं में दल बदल के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं में पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं में नगर पालिका से संबंधित उपबंध है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के भले के लिए या उनके दिनचर्या, उनके नियंत्रण, उनके प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में चर्चा की गई है। तो याद रखिए 5वीं और 6ठी दोनों में चर्चा की गई। देखिए 5वीं में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन है, और 6ठी में क्या है कि 4 पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। 12वीं नगर पालिका से है। 11वीं पंचायतों से है। 10वीं दल बदल। तो ज़्यादा नहीं है, 12 है, तो 12 याद कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज ये पहला पार्ट रहा। जहाँ तक है इसमें जब ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे, 3-4 पार्ट आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको 1, 2, 3 वीडियो में समेट दें। समय का थोड़ा अभाव इसलिए डेली वीडियो ले नहीं पाते। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग निष्क्रियता भी ऐसी है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं तो बनाएं क्यों। तो इसमें कुछ लोग हैं कि देखते हैं तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे बनती है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती।